जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को देखिए कि यहाँ पे कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो यह बुक निकाला गया है, यह बहुत अच्छा बुक है और इसको आप लोग ख़रीद लीजिए। जहाँ से हो जैसे हो आप लोग को मिलता है, आप लोग इसे ख़रीद लीजिए और इसको आप लोग देख कर ही एग्ज़ाम में जाइए। और इसीलिए आप लोग अगर बुक यह नहीं उपलब्ध होता है तो हम यहाँ पर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो आप लोग देख लीजिए और इसको टारगेट में रखते हुए जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है 24 सितंबर और 1-7-15 अक्टूबर, इसको आप लोग देख कर ही यही टारगेट लेकर के तैयारी आप लोगों को करना है। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप लोग को बुक अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड वीडियो किया जा रहा है, आप लोग देख लीजिए। और प्रश्न पत्र संख्या 1 आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है और यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या 2 इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जा कर के देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन इसका। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मोहन मकान के भीतर है। मोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसंग है? तो देखिए इसमें साफ थोड़ा नहीं दिख रहा है तो आप लोग को हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहन मकान के भीतर है में पूछ रहा है कौन सा कारक है। तो देखिए अधिकरण कारक हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, कारक के पहचान देख लीजिए। देखिए कर्ता जो है ना, यह देखिए क्रिया को यहाँ संपन्न करने वाला होता है और यहाँ देखिए कर्म जो होता है क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है और करण जो होता है यह क्रिया का साधन का उपयोग यानी उपकरण होता है। और देखिए संप्रदान जो होता है जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है। और यह पदान जो है जहाँ अलगाव का बोध हो। यह संबंध जो है जहाँ दो पद का आपस में संबंध बताया जाए उसे संबंध कहते हैं। अधिकरण देख लीजिए, क्रिया के स्थान समय अवसर का बोध हो कराए उसे अधिकरण कहते हैं। संप्रदान में देखिए किसी को पुकार कर यानी संबोधन किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। चलिए इसमें जैसे देखा जाता है इसका 8 भेद होते हैं कारक के। आगे देख लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? तो इसमें 1 नंबर जो है ना, ये ऑप्शन शुद्ध है आपको कि मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, यह आपको शुद्ध है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, वह कौन सा वाक्य है? तो देखिए यह कौन सा वाक्य है, तो यह आपको मिश्र वाक्य हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो चलिए सर देख लेते हैं इसकी विशेषता थोड़ा। यहाँ पे देखिए कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जो देखिए मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया और यहाँ सरल वाक्य हो गया। तो सरल वाक्य देखिए जैसे राम पढ़ता है, यह सरल वाक्य हो गया। वह दौड़ता है, वह बाजार जाता है, यह सरल वाक्य हो गया। और यहाँ देखिए सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य में क्या हो गया? इसका पहचान है कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यह जो हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। और मिश्र में देखिए इसका पहचान हो गया कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, यहाँ पे जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, इधर उधर, यह हो गया मिश्र वाक्य हो गया। तो आगे देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो यहाँ देखिए अरविंद जो है ना, यह आपको कमल का पर्यायवाची है। और देख लीजिए कमल का पर्यायवाची देख लीजिए, कंज होता है, पंकज होता है, जलज होता है, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, यह सब जो है कमल का पर्यायवाची है। और देख लीजिए यहाँ पे मदन के पर्यायवाची काम होता है, मनोज, मयन, अनंत, अनंग यानी पंचसर, मथ है देखिए रतिपति, मनसिज, इस तरह का यह सब जो है यह मदन का हो गया पर्यायवाची। और जलद का देखिए, जलद का तो देखिए बादल होता है, धन होता है, जलधर होता है, नीरद होता है, यह सब मेद होता है, वारिद होता है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहे का चना चबाना का मतलब क्या हो गया? संघर्ष करना हो गया, इसका मतलब संघर्ष करना हो गया। आगे देख लेते हैं 6 नंबर कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है। यहाँ देख लेते हैं 7 नंबर
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे उज्ज्वल जो है ना, यह आपको सही नहीं है। तो उज्ज्वल कैसे होगा, तो देखिए उज्ज्वल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से उज्ज्वल होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, बाकी उसमें सभी विकल्प सही है। यहाँ देखिए निम्नलिखित किस शब्द में समास है, तो किस शब्द में समास है, तो यहाँ देखिए इसमें सभी में समास है। देखिए राज्याध्यक्ष में है, यहाँ पे राजा रानी में है, यथाशक्ति में है भी, इसमें भी समास है। और यहाँ देख लीजिए कि यहाँ राज्याध्यक्ष में तत्पुरुष समास है, राजा रानी में द्वंद्व समास है, और यथाशक्ति में अवयवी भाव समास है। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए 9 नंबर कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग्स ऑफ एंटोगोनिस्ट। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका 9 का होगा आंसर, आपको सी हो जाएगा, सी ओपोनेंट हो जाएगा, आपको सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 10 का देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग्स ऑफ, यहाँ पे देखिए इंसेन हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 11 का देखिए कि दैट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नाउन इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। 12 को देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग्स एज द फ्रेज इन नेम ओनली, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 13 फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंस हैज़ ब्राउथ, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मिर लॉ इक्वल राइट वाज नॉट एनफ। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी लेग लेजिंग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 14 नंबर देखिए, 14 को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग्स एज द फ्रेज इरोनिंग्स आउट, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रेसोल्विंग हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 15 को देखिए कि यहाँ पे ईरर आपको कह रहा है कि ईरर कहाँ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज ईरर, तो इसमें ईरर कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन डी में हो जाएगा ईरर, आपको देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ईरर इसमें है। चलिए आगे देख लेते हैं 16 को देख लीजिए, यहाँ निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को कर्मानुसार निर्दिष्ट करें, तो कर्मानुसार निर्दिष्ट करें, तो यहाँ आपको आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहले 2 आया था, फिर उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ एक वाला जो थॉमस रो आया था, पहले फयान फिर हेनसोंग और थॉमस रो बाद में। चलिए आगे देख लेते हैं, देखिए फयान कब आया था, तो 399 से 414 ईस्वी के बीच में, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फयान आया था। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए चीनी भाषा में फा का अर्थ धर्म और यहाँ पे हियान का अर्थ होता है आचार्य, अतएव फाहयान से तात्पर्य है कि धर्माचार्य। और देखिए इसके बाल्यकाल का नाम कुंड था। और देखिए इसके अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते थे, नहीं मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग करते थे। यहाँ देख लेते हैं चंडालों का विस्तृत विवरण करने वाला यह पहला विदेशी यात्री था। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि यह पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि इसे देवताओं का निर्मित बताया था। हेनसोंग देखिए यह हर्षवर्धन के समय में, यह देखिए 606 से 647 ईस्वी के समय में 629 ईस्वी में भारत आया था। यहाँ वह लगभग 16 वर्षों तक रहा और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़कर तथा बौद्ध ग्रंथ संग्रह कर 645 ईस्वी में लौटा था। देखिए इसका यात्रा वृत्तांत जो था सीयूकी कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए हेनसोंग का, और इसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है।
इसे यात्रियों का राजकुमार कहा गया है तथा वर्तमान में शाक्यमुनि कहा गया है। देखिए, चीनी यात्री शिंगयुन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी में और 520 ईस्वी के बीच में की थी। देखिए, इत सिंह जो था ये 7वीं ईस्वी के अंत में 671 ईस्वी में भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण दिया। चीनी ग्रंथों में भारत को देखिए इन तू कहा गया है, इन तू कहा गया है। थॉमस रो, देखिए थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आया, जिसे जेम्स प्रथम ने भेजा था। कैप्टन हॉकिंस भी 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, इसे जहांगीर ने इंग्लिश खा कहा था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को कहा था। और यहाँ देख लेते हैं कि फ्रांसिस्को पेलस्ट डच यात्री ने भी जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आगे देख लेते हैं 17 को, देखिए कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो यहाँ देखिए आर्यभट्ट थे यह। और देखिए यहाँ पे कि आर्यभट्ट पटना के निवासी थे और इनका जन्म 476 ईस्वी। स्रोत कहाँ से? तो NCERT से स्रोत मिलता है। और देखिए आर्यभट्ट गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रमाणित किया है कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। शून्य की खोजकर्ता भी आर्यभट्ट ही है। और देखिए आगे यहाँ देख लीजिए कि आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया है। इन्होंने सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की और इन्होंने पाई, देखिए पाई का मान 3.1416 बताया तथा सौर वर्ष की अवधि जो है 365.3586805 दिन बताया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार के प्रमुख विद्वान थे और इसकी रचना जो है हर्षचरित और कदामरी है। और देखिए यहाँ हर्षचरित ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का पहला प्रयास था और यह 8 भाग यानी प्रथम 3 में वानभट्ट की आत्मकथा तथा शेष 5 में यहाँ हर्षवर्धन का जीवन चरित्र में लिखा गया है। यहाँ देखिए धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु और बेताल भट्ट, घटकर और यहाँ देखिए वारामिहिर एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम सकारी यानी शकों का विजेता, विक्रमादित्य पराक्रम का सूर्य और विक्रमांक देवराज यानी देवगुप्त, और इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा गया है। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए यह 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान आक्रमण किए थे भारत के ऊपर। आगे देख लेते हैं कि भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर जब 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश खैबर दारा पार कर भारत आया था और सिकंदर 20 वर्षों की अल्प आयु में ही सिंहासन पर बैठा और वह अरस्तु का शिष्य तथा फिलिप्स का पुत्र था। तक्षशिला के शासक आभि ने आत्मसमर्पण कर उसका स्वागत किया था। आगे देख लीजिए सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस या झेलम यानी विशस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पोरस की पराजय हुई। इसके आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासक धनानंद था और 19 महीने तक भारत में रहने के बाद इसकी सेना ने ब्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया, यानी इनकार कर दिया था ब्यास नदी को पार करने से। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना किया था, निक्कया विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, अबाउकेफला अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर। देखिए सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीयों ने यूनानियों से क्षत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया और यहाँ उलुक शैली के सिक्के तथा गंधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का भी परिणाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देख लीजिए 19 का कि 13वीं शताब्दी में यहाँ पे देखिए जियाउद्दीन बरनी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का
तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो यह आपको जिया बरनी हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जियाउद्दीन बरनी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। जियाउद्दीन बरनी की रचना तारीख ये फिरोज शाही, फतवा ये जहांगीरी है। और आगे देख लेते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे। और देखिए यह 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने शासन किया था। वहाँ हर्ब ए शर्ब नामक सिंचाई कर लिया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। उसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। यहाँ देखिए संसगनी नामक सिक्का भी चलाया था। और आगे देख लीजिए यहाँ पे कि उसने दीवाने खैरात विभाग अर्थात दान विभाग स्थापित किया। दीवाने इस्तिहाक की स्थापना जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। और उसने मुगलों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान बनाया। देखिए फुतुहात फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना किया। आगे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी। तो यह रज़िया सुल्तान थी। कौन? रज़िया सुल्तान थी। देख लीजिए यहाँ पे कि रज़िया सुल्तान 1236 से 40 ईस्वी में इल्तुतमिश की पुत्री थी यह। और दिल्ली सल्तनत के ममलुक यानी गुलाम वंश के 1206 से 90 ईस्वी में इसका संबंध था। रज़िया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा यानी कोट और कुल्ला यानी टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी थी। और यहाँ पे देख लीजिए इसने इकताओं में फेरबदल कर अमीर ए आखुर अश्वशाला प्रमुख के पद पर एक अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूब को नियुक्त किया। रज़िया की शादी अल्तुनिया से हुआ, जो तबरहिंद भटिंदा का इक़्तिदार था। आगे यहाँ देख लीजिए रज़िया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल के निकट दिल्ली से लौटते समय कुछ षड्यंत्रकारी डकैतों ने कर दिया। रज़िया के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपको हो जाएगा कि 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का स्थापना कर दिया था। देखिए तुगलक वंश कब से कब तक था? तो देखिए 1320 से 1414 ईस्वी तक। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक शाह जो था यह इनका शासन आपको 1320 से 25 ईस्वी तक था। और इसका नाम गाजी मलिक था। और इसके पिता कराना के तुर्क थे। और यहाँ इसीलिए यह वंश कराना तुर्क वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था। 3 सितंबर 1320 ईस्वी को यह गद्दी पर बैठा और दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी काफिरों का घातक की उपाधि धारण की थी। और देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ देखिए मंगोलों को पराजित करने के कारण यह मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। और वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ। और 1321 ईस्वी में इसने अपने पुत्र जौना खां को वारंगल अभियान पर भेजा, परंतु वह असफल रहा। और 1322 से 1323 ईस्वी में जौना खां ने वारंगल यानी तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध पुनः अभियान किया और इस बार जीतकर वारंगल की दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। देखिए 1324 ईस्वी में जौना खां ने जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय के साथ युद्ध किया और इसमें भी वह विजय हुआ। और 1324 में ही बंगाल विजय पर लौटते वक्त मिथिला के हरिसिंह देव को पराजित कर तिरहुत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया। गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ देखिए 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु लकड़ी के भवन के गिरने से दबकर हो गया और निजामुद्दीन औलिया इसके समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे मंगोलों के वंशज मुगल काल के मूल निवासी थे। तो यह कहाँ के? तो मध्य एशिया के थे।
मध्य एशिया के थे। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे और वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं में से एक कबीला में से चंगेज खां संबंधित थे और इसी के 14वीं वंशज में से बाबर था, जो यहाँ पे जो तैमूर तुर्क का 5वां वंशज भी था। देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में समय को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया है, इसीलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया। बाबर ने पातशाही की स्थापना की और जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। आगे देख लीजिए यहाँ पे कि मुगल बादशाह का क्रम इस प्रकार है। देखिए, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तरकालीन मुगल सम्राट, देखिए 1707 में बाबर की औरंगजेब की मृत्यु हो गया था और इतना से इतना तक चला था उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य 1857 ईस्वी तक। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय जफर जिसको कहा जाता है अंतिम मुगल सम्राट था। बाबर द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, पानीपत का युद्ध है जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यहाँ देख लीजिए, खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 ईस्वी में, जो बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर विजय हो गया था। चंदेरी का युद्ध देखिए कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच, जिसमें भी मेदिनी राय जो था इसी युद्ध में मारा गया और बाबर ने इस युद्ध में जिहाद घोषित किया था। और घाघरा का युद्ध जो था यह अंतिम युद्ध था बाबर का। यह अफगानों, यहाँ पे देखिए इस युद्ध में बाबर ने घाघरा के तट पर अफगानों को पराजित किया और यह बाबर का लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। आगे देख लीजिए 23 का। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह अकबर के द्वारा बनाया गया था। देखिए, 1570 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तथा 4 बाग शैली पर आधारित यह इमारत अकबर की मां और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था और इसका डिज़ाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्ज़ा गियास बेग थे। देखिए, मलिक मिर्ज़ा गियास बेग ने तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं। कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रमुख शब्दावली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मानचित्र बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। यहाँ छवियाँ बनाने की कला को फोटोग्राफी कहा जाता है। पत्थर पर लिखने की कला को यहाँ लिथोग्राफी कहा जाता है। देखिए, 25 को देख लेते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको तंजावुर में है। कहाँ? तंजावुर में। देखिए, तंजावुर के राजराजेश्वर का शिव मंदिर को चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था और यह द्रविड़ शैली में लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी के मध्य तंजौर तमिलनाडु में बनाया गया है। द्रविड़ शैली इस मंदिर वास्तुकला कला शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ और इस शैली के मंदिरों का निर्माण पंचायतन शैली में किया जाता है। 26 को देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको देखिए 1889 हो जाएगा। 1889 में हुआ था। और यहाँ पे देख लीजिए कि 16 वर्ष की आयु में वे हैरो विश्वविद्यालय लंदन मई 1905 में पढ़ने गए। अक्टूबर 1907 ईस्वी में वे विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय में अध्ययन हेतु गए। नेहरू का विवाह 8 फरवरी 1910 को दिल्ली में कमला से हुआ। आगे देख लेते हैं कि नेहरू सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से प्रभावित हुए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में पहली बार नेहरू की मुलाकात गांधी जी से हुआ और इस वर्ष नेहरू को तिलक और एनी बेसेंट द्वारा संचालित प्रोविंशियल होम रूल लीग का संयुक्त सचिव बनाया गया। और देखिए, दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के समय नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1923 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में मुक्त किया गया। नेहरू जी
ने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कराने के विरोध में रोष व्यक्त किया और दिसंबर 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मौलाना अहमद अली की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस का सचिव नेहरू को बनाया गया था। फिर देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 ईस्वी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू पहली बार ने किया था, और इस अधिवेशन में कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अब पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को अपनाया जाए और इसमें राज्य स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होना होगा, यह कहा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 27 नंबर है कि कितने ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा डंडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो आपको देखिए डंडी मार्च जो हुआ था ये आपको 1930 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपने यहाँ 78 अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक डंडी मार्च की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दंडी नवसारी जिला गुजरात करीब 240 मील लंबी पद यात्रा थी, जो 6 अप्रैल 1930 24 दिन को डंडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने से समाप्त हुआ। इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और व्यापक रूप से देश में फैल गया। डंडी यात्रा में बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू थे, एकमात्र यह बिहारी थे। देख लीजिए यहाँ देख लेते हैं। इन अभियान की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख लीजिए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का कथन किसका है। तो यह आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है। और यहाँ देख लीजिए अप्रैल 1916 का होम रूल लीग आंदोलन यानी स्वशासन आंदोलन तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। दक्कन कॉलेज पूना में स्नातक की डिग्री पास करने के बाद उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना से शुरुआत किया। इन्होंने पत्रिका मराठा अंग्रेजी में तथा केसरी मराठी में, इस चीज़ को याद रखिएगा, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में लिखा इन्होंने प्रकाशित किया था। और 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आने के बाद उन्होंने आर्मी एक्ट रेवोल्यूशन को परिवर्तन करने पर बल दिया और भारतीय की चेतना को गौरवपूर्ण रूप से ढालने हेतु 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव मनाने का आग्रह किया था। 29 में देख लीजिए कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे आपको स्वामी सहजानंद किए थे। और देखिए यहाँ पे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में 1889 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के जागीरदारी उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित कर किसान आंदोलन चलाया था। यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 मार्च 1928 ईस्वी को किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापित की गई तथा नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने और इसके उपरांत वे पूरे देश में सर्वमान्य किसान नेता के रूप में उभर गए। फिर यहाँ आगे देखिए कि उनके द्वारा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव जो था प्रोफेसर NG रंगा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मण तथा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादक किया था और उन्हें निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए जनसमूह के बीच उन्हें किसान प्राण के रूप में पुकारा जाने लगा। नील दर्पण के लेखक कौन है। तो नील दर्पण के लेखक आपको दीनबंधु मित्र हैं। देखिए नील दर्पण नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है।
इसमें नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया गया है। देखिए पुस्तक और लेखक यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, यह भी लाला लाजपत राय का है। बंदिश जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल का है। यहाँ देखिए सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। यहाँ पे देखिए रिडल्स इन हिंदुज़्म, यह आपको भीमराव अम्बेडकर जी का है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान या भारत का विभाजन, भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पे देखिए ऑन हिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ देखिए कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और आगे देख लीजिए यहाँ पे कि धन के बहिर्गमन यानी निष्कासन से तात्पर्य भारतीय उत्पाद के उन हिस्सों से है जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। यहाँ तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो किसने किया था? तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यहाँ देखिए सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के गवर्नर जनरल थे और 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। और देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में कर्नल सलीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। फिर देखिए सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया था और यह काल था विलियम बेंटिंक के समय ये सब कार्य किया गया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव भी रखी गई थी। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया गया। न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। और देखिए कोल विद्रोह जो था 1831-32 के समय में, वह इसी के समय में हुआ था कोल विद्रोह। फिर देखिए आगरा प्रेसिडेंसी का 1834 में निर्माण हुआ और विधि सहयोग का गठन किया गया और 1835 का शिक्षा सुधार संबंधी भी प्रस्ताव पास किया गया था। 33 नंबर प्रश्न है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो यह देखिए अब्राहम लिंकन का द्वारा किया गया था। और देखिए प्रजातंत्र की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में निर्वाचित हुए तथा उन्होंने 4 मार्च 1861 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और दक्षिणी कैरोलिना के सुमस्टर किले पर बम फेंकने से हुआ था। और आगे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रोफेसर एल्सन का मानना है कि गृह युद्ध का मौलिक कारण दास प्रथा थी और अमेरिका के इतिहास में इसे भाई भाई का युद्ध, गृह युद्ध एवं उत्तरी तथा दक्षिणी का युद्ध कहा गया। इस संघर्ष में अंत में अब्राहम लिंकन के अथक प्रयासों के कारण 1 जनवरी 1863 ईस्वी में दास प्रथा का समाप्ति की घोषणा की गई थी। लिंकन ने अमेरिका का यथार्थ रूप में संयुक्त राष्ट्रीय निर्माण किया और उनमें दासता का उन्मूलन कर साम्राज्य को न्यू ज्योति प्रदान की। अमेरिकी की गृह युद्ध 26 मई 1865 ईस्वी को समाप्त हो गया। 4 मार्च 1865 ईस्वी को लिंकन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल प्रारंभ कर दिया। 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्सन बूथ द्वारा कर दिया गया। जॉन विल्सन बूथ के द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4
जुलाई, देखिए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका का संविधान 1776 में टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए आगे देख लेते हैं। 34 नंबर देखिए कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 21 वर्ष हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए कि पंचायत चुनाव ग्राम स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है और भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। और यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए संविधान के भाग 9 में 73वें संशोधन के अंतर्गत कुछ अनिवार्य प्रावधान किए गए। और आगे यहाँ देख लीजिए, तो निम्नलिखित कौन कौन किया गया है, तो देखिए एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, ग्राम स्तर पर माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायत स्तर की स्थापना, तीनों स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। और देख लेते हैं यहाँ पे माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पंचायतों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए और सभी प्रांतों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातीय सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण। सभी शर्तों पर 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। कार्यकाल सभी निकायों का 5 वर्ष होना चाहिए तथा किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 नंबर है, देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, त्रिस्तरीय था। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन जनवरी 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उसके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए ग्राम पंचायत जो यहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती पद्धति है उसके बारे में कहा गया कि ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मुख्य है उसी को हम बता रहे हैं यहाँ पे। हालांकि इसमें सभी मुख्य है लेकिन कुछ है जिसे उसको हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि समिति की इन सिफारिशों के राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आगे देखिए अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय मॉडल, अशोक मेहता द्विस्तरीय मॉडल। और देखिए जीवीके राव समिति, लक्ष्मी मित्तल सिंधवी समिति, थुंगल समिति और गौडगिल समिति। यह देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अशोक मेहता समिति जो था यह आपको 1977 में गठित की गई थी और अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी और जनता पार्टी की सरकार थी। और जीवीके राव समिति जो था यह देखिए आपको 1985 में राजीव गांधी की सरकार था। और लक्ष्मी सिंधवी समिति जो था यह 86 में और थुंगल समिति 88 में और गौडगिल समिति भी 88 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को सर्वश्रेष्ठता प्रदान की है, तो यह देख लीजिए आप। इसका हो जाएगा आंसर आपको बी हो जाएगा, 42वां संविधान हो जाएगा, 42वां संविधान। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन मुख्यतः सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मूर्त रूप था और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य टकराव की स्थिति संविधान के लागू होने के
समय से ही थी। एक और मूल अधिकारों को न्यायोचित और निर्देशक तत्वों की गैर न्यायोचित तथा दूसरी ओर निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य की नैतिकता बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं संविधान के 37 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है। तो यहाँ पे आपको सी हो जाएगा कि संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए कि न्यायिक पूर्णावलोकन के तात्पर्य न्यायपालिका की उच्च शक्ति से है, जिसके अंतर्गत विधानपालिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा वह अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि यद्यपि संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, तथापि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143 और 145, 226, 246, 272 आदि के उपबंध स्पष्ट रूप से संविधान को यह शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए 1980 में यहाँ मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक पूर्णावलोकन सामान्य स्थितियों में मूल ढांचा का हिस्सा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 38 को कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा। यहाँ देख लेते हैं आगे कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवस्था किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डी हो जाएगा कि समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 को देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष की वर्ष तक आयु सेवारत रह सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124, 147 तक में वर्णित है। न्यायाधीशों का कार्यकाल 124 के 2 में नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखते हैं 15वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1963 द्वारा अनुच्छेद 124(2) का जोड़ा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति के अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। आगे पे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 124 में यहाँ पे है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन है। 125 में हो जाएगा कि न्यायाधीशों का वेतन है। 126 में के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 27 में हो जाएगा 100 की तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 में हो जाएगा अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय। फिर यहाँ देखिए 143 में के राष्ट्रपति की उच्च न्यायालय के सलाह की शक्ति है। 41 नंबर देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है। यहाँ पे राफेल नडाल हो जाएगा, जबकि देखिए 14 में जब 14 की बात है तो अभी वर्तमान में 23 की बात होनी चाहिए। तो 23 में देखिए यहाँ पे कैसे क्या पूछेगा, तो 23 ही सबका पूछेगा, 23 या 22 को पूछेगा। तो देखिए 23 में देख लीजिए फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, 21 रूड नॉर्वे को हराकर जीता था। किसको, कैस्पर रूड को। आगे देखिए फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल विजेता, तो यहाँ ईगा स्वितेक पोलैंड के हैं और उप विजेता कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य के है। इसी को हरा करके यह जीते थे ईगा स्वितेक ने। आगे देख लेते हैं इसमें देखिए कि
यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 देखिए पुरुष एकल का विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का रहने वाला है, और उप विजेता स्टेफानोस सितसिपास ग्रीस का है। और महिला एकल विजेता देखिए आर्याना शबालेंका बेलारूस का है, और उप विजेता यहाँ पे ही रायबलिनका कजाकिस्तान का है। देखिए इस जनवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला। और यहाँ विम्बलडन देख लीजिए, विम्बलडन जो 2023 में होता है, यहाँ पे पुरुष एकल विजेता यहाँ कार्लोस अल्कराज है, स्पेन का है। और महिला एकल विजेता जो है मार्केटा बोद्रोसोवा चेक गणराज्य का है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। तो किसका नहीं होता, यहाँ प्लूटो का अब नहीं होता है। प्लूटो बौने ग्रह में था इसलिए उसको अब नहीं किया जाता है। देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे, प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइट टॉमबैग ने की थी, और इसे पहले सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। परंतु 24 अगस्त 2006 में प्राग चेक गणराज्य में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो एम से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग रखने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। देखिए वर्तमान में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है तथा सौरमंडल में कयूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना माना जाता है। यहाँ सीरियस, सेरॉन, इरिस, होमिया, मेकमेक आदि बौने ग्रह है। यहाँ पे है, यहाँ देखिए प्लूटो तथा इसके उपग्रहों एवं क्षुद्र ग्रह बहुल क्षेत्र क्यूपर बेल्ट के अध्ययन हेतु अंतरिक्ष यान न्यू हेराइटस जुलाई 2015 में प्लूटो के निकट पहुंचकर इसके उपग्रहों का अवशेषण कर आंकड़े संप्रेषित कर रहा है, अन्वेषण कर आंकड़े संप्रेषित कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनतांत किस दिन होता है। देखिए यहाँ आपको ये हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर को हो जाएगा। और देखिए अयनतांत एक खगोलीय घटना है जो वर्ष में 2 बार घटित होती है, जब सूर्य खगोलीय गोले में खगोलीय विषुवत वृत्त के सापेक्ष अपनी उच्च अथवा निम्नतम अवस्था में भ्रमण करता है। आगे देखते हैं कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनतांत या शीत अयनतांत कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, 21 जून को सूर्य कर्क पर लंबवत पड़ता है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा रात सबसे छोटा होती है, और इसे ही उत्तर अयनतांत या ग्रीष्म अयनतांत कहते हैं। 21 मार्च के सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना शुरू कर देता है और 23 दिसंबर तक प्रकाशित रहता है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है। यहाँ 21 मार्च से 21 जून तक की अवधि को उत्तरायण कहा जाता है। और यहाँ देख लेते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, तथा 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो ये देखिए चंद्रमा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इस तरह से गुजरती है। यहाँ पे और देख लेते हैं। देखिए राजधानी एक्सप्रेस भारतीय रेल की एक पैसेंजर रेल सेवा है जो भारत की राजधानी दिल्ली को देश से विभिन्न राज्यों की राजधानी से हो मतलब जोड़ता है। मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा पीडीएफ धुंधला इसमें है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अभी जुलाई 2023 तक 25 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, 2019 से संचालित है। 75 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का लक्ष्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 हफ्तों में रखा गया है। हालांकि हाल ही में कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर के निकट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जो के कोलकाता के शालीमार स्टेशन से चेन्नई के बीच चलती है। रेलवे के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 47 नंबर है कि दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए इसका हो जाएगा आपको कोचीन में हो जाएगा। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय जो है आपको कोचीन में हो जाएगा। देखिए यहाँ जल सेना नेवी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। यहाँ पर देखिए पूर्वी कमांड देख लीजिए विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई और दक्षिणी कमांड कोचीन में है। वर्तमान में जल सेना के प्रमुख आर हरि कुमार है। आगे यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, तो किसका है, तो यहाँ पे देखिए असम राइफल सबसे पुराना है। आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए असम राइफल देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रतिरक्षा हेतु अर्धसैनिक बल का गठन किया गया है और असम राइफल पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है और इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से की गई। इस केंद्रीय सशस्त्र बल को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए असम राइफल, इसकी स्थापना हो गया था 1835 ईस्वी में। मुख्यालय शिलोंग में है और सीआरपी के देख लीजिए यहाँ पे आपको 1939 ईस्वी में नई दिल्ली में इसका है मुख्यालय। होमगार्ड 1946 में विभिन्न राज्यों में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी 1948 में नई दिल्ली में है और प्रादेशिक सेना यहाँ पे देखिए कि 1949 में है और विभिन्न राज्यों में है। और यहाँ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो कि आईटीबीपी है 1962 ईस्वी में और यह इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए यहाँ पे बीएसएफ 1965 में स्थापना हुआ था और नई दिल्ली में है। और यहाँ देखिए कि यहाँ तटरक्षक बल जिसको सीजी कहते हैं, यह भी आपको 1978 ईस्वी में हुआ था। सीआरपीएफ 65 में और यह 78 में नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी जो है इनकी 1984 में हुआ है। और देखिए त्वरित कार्य बल यानी रैफ जो हो गया इसका 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना भी हुई थी और नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। चलिए देखिए पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है, तो देखिए पूर्वी नेवल कमांड आपको यहाँ पे विशाखापट्टनम में हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 50 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान जो है यह जनगण मन है। और राष्ट्रीय यहाँ देखिए वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया, जो उसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में गाया गया। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से गायन से होता है। और यहाँ देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और इसके गायन की जो अधिकतम सीमा अवधि है जो 52 सेकंड है और इसका देखिए संक्षिप्त जो है अवधि 20 सेकंड। देखिए राष्ट्रीय गान के वर्तमान स्वरूप को बंगाल में प्रकाशित तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से छपे कविता से लिया गया है, जो 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से यह प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि इसे सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विश्व नारायण धर के अध्यक्षता में गाया गया था। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर यानी सिपाही थे को जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा इकबाल के द्वारा दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया है। आगे देख लीजिए यहाँ पे 51 का कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे यहाँ पे हो जाएगा आपको 51 का ये हो जाएगा कि एस राधा कृष्णन थे। 51 नंबर देख लेते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। और देख लीजिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन यहाँ पे 1952 से 1962 भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ के राजदूत, यह राजदूत थे तो कब थे, तो यह 1949 से 52 में थे। देखिए इनका जन्म तमिलनाडु में एक ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहने के बाद एक बार 1962 से 67 तक में भारत के राष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। और इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे देखिए 1918 ईस्वी, द एथिक्स ऑफ द वेदांत एंड इट्स मटेरियल प्रीसपोजिशन 1908 है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद यहाँ पे देख लीजिए मतलब यहाँ 89 हो जाएगा आपको। आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीडीएफ कुछ सही नहीं आया है, आप लोग को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहा है तो हाँ मोर हो जाएगा, आपको भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय पुष्प जो हो गया कमल हो जाएगा, और राष्ट्रीय फल जो है गया आम हो गया, राष्ट्रीय पशु बाघ, वृक्ष हो गया बरगद हो गया, और राष्ट्रीय नदी गंगा हो जाएगा। और आगे देख लीजिए राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और देखिए अक्टूबर 2009 को यह घोषित किया गया था, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था जलीय जीव डॉल्फिन को। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट्स इंडिका इसको कहा गया है। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अनुपात देखिए चौड़ाई, पहले लंबाई देख लीजिए, लंबाई 3 रहता है, 3:2 में, चौड़ाई 2 रहता है। और देखिए केसरिया सफेद हरा इसमें है। देखिए 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी उपयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया और यह चैत माह से शुरू होता है। देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत, इसकी रचना है तो श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी का है। और देखिए भारत के यहाँ पे राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय यहाँ पे राजकीय
अधिनियम 1905 के तहत नियंत्रित होता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय आपको हो जाएगा यहाँ कोलकाता में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कोलकाता में पूर्व रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे का भी मुख्यालय है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि विस्तृत व्याख्या है तो वहाँ आगे देखने के लिए बोलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ ऑफ वडोदरा में आपको है रेलवे स्टाफ कॉलेज। यहाँ पे देख लीजिए कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। और देखिए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 55 नंबर है कि कोचिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कोचिन कहाँ स्थित है तो ये आपको केरल में है। देखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है और भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। और न्यू मंगलोर यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह बंदरगाह में कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और यह रेलवे लाइन तथा NH-17 से मुंबई तक कोच्चि से जुड़ा हुआ है। क्योंकि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का यह बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह को डॉल्फिन नोज का उपनाम दिया गया है। डॉल्फिन नोज कहा गया है यह विशाखापत्तनम को। तूतीकोरिन यह देश के दक्षिण छोर पर तमिलनाडु में स्थित है और इसे मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। एन्नौर यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। और इसे सिर्फ यहाँ एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। इसका वर्तमान नाम कामराज बंदरगाह है। जहाजरानी मंत्रालय का गठन 2009 में किया गया था। भारत का ज्वारीय पोताश्रय कांडला है। देखिए भारत का पोत यहाँ चक्रण का सबसे बड़ा यार्ड अलंग गुजरात में स्थित है। यहाँ देखिए मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। गुजरात में स्थित दहेज बंदरगाह देश का ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों को निपटने हेतु स्थापित किया गया और इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ देखिए कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ये आपको देखिए गुवाहाटी में है। कहाँ है गुवाहाटी में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है। और देखिए भारत की और देख लेते हैं प्रमुख हवाई अड्डा। यहाँ देखिए हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना में जयप्रकाश नारायण, देखिए पटना वाला याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा में है यहाँ दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के पूर्ण सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोच्चि में है। और भारत में वायु परिवहन का शुरुआत 1911 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ ASLV का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए सही है। यहाँ ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया। यहाँ पे देखिए ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए PSLV भी है। तो PSLV क्या हो गया। यहाँ पे देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और इसका विकास 1200 किलोमीटर भार वर्ग के दूरसंवेदी उपग्रहों का 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। और यह एक 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदक तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। और देख लीजिए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कार्बेट कहाँ है। तो कार्बेट आपका हो जाएगा देखिए उत्तराखंड में है। और आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे हैली नाम से जाना जाता था। राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को पारिस्थितिकी जीव जंतुओं वनस्पतियों भू आकृति एवं जलीय महत्वों का हो
तथा जिसे संरक्षित किया जाना नितांत आवश्यक हो तो जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में कान्हा, माधव, कौशिल, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी, ये सब राजस्थान में है। यहाँ पे सॉरी मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में यहाँ देखिए सरिस्का, थार, केवलादेव, मुकुंदरा आदि ये सब राजस्थान में। असम में देख लेते हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना, ये सब जो है आपको असम में है। यहाँ पे देखिए लद्दाख में देख लीजिए कि हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा है। यह हेमिस लद्दाख में। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी माउंटेन, हैरियट, मिडिल वटन आइसलैंड, सैंडल पीक और गलाथिया गलाथिया इत्यादि जो है यह आपको अंडमान निकोबार में। तमिलनाडु में देखिए गुंडी गुंडी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी, ये सब जो है आपको तमिलनाडु में है। उत्तराखंड में देख लेते हैं, यहाँ पे नंदा देवी, राजा जी, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार इत्यादि। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, मैं यहाँ मौलिंग है, मौलिंग भी है। और बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए भरतनाट्यम नृत्य का शुरुआत कहाँ हुई थी, थोड़ा सा इसमें नहीं दिख रहा है आपको तो हम पढ़ के बता रहे हैं। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो देखिए तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में। चलिए आगे देख लेते हैं। 61 को देख के लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर यहाँ पे वही रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि आकार में उड़ते पक्षी में होते हैं, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं तो क्या होता है? यहाँ ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए स्थितिज ऊर्जा देखिए किसी पिंड में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि पी बराबर mgh हो जाता है। यहाँ m पिंड का द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण होगा, h पिंड की ऊंचाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी पिंड के ऊपरी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 mv² हो जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पक्षी ऊंचाई पर उड़ रही है इसलिए ऊंचाई के कारण इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, और पक्षी उड़ रही है इसलिए उड़ने के कारण इनमें गतिज ऊर्जा है। इसीलिए पक्षी में गतिज ऊर्जा भी होती है। अतः उड़ती पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। आगे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि गति के सूत्र दिया गया है, s बराबर ut प्लस हाफ AP² में। s का मतलब पूछ रहा है तो s का मतलब क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो s का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे s का मतलब हो जाता है देखिए विस्थापन अथवा दूरी हो जाता है s का मतलब। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये आपको यहाँ हो जाएगा 24 कैरेट यह शुद्धतम होता है। देखिए यह बहुत नरम होता है इसीलिए इसका उपयोग गहने बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसके चांदी या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि गहने बनाने के लिए कठोर हो जाए। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 100% की शुद्धता हासिल करना असंभव है क्योंकि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोने में कुछ हद तक अशुद्धता होती है। उदाहरण के लिए 18 कैरेट स्वर्ण जो है 75% इसमें जो लिखा रहता है, और 18/24 सोना और 25% अन्य धातु होती है। आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। 22 कैरेट का सोना आभूषण बनता है। अभी देखिए सोने की शुद्धता चेक करने के लिए उसका हॉल मार्क देखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए 750 हॉल मार्क होने पर यह सोना यानी कि 75% शुद्ध है, और 916 हॉल मार्क होने पर यह सोना 91 मतलब कि 91.6% शुद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोयला
यहाँ पे देखिए कि कोयला प्रक्रिया से बनता है, तो यहाँ का हो जाएगा कार्बोनाइजेशन की एक प्रक्रिया से बनता है। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एंथ्रासाइड जो होता है इसमें 90% कार्बन होता है और यह कठोर, चमकदार और अशुद्धियों से यहाँ पे मुक्त होता है और जलाए जाने के बाद यह कम धुआं और कम राख देता है। बिटुमिन्स कोयला है, इसमें 70 से 90% तक कार्बन होता है। और यहाँ पे देख लीजिए लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट में 45 से 70% कार्बन होता है और इस प्रकार के कोयले में धुआंधार उच्च धुआंधार लपटों के साथ जलते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे पीट देख लीजिए, पीट जो होता है ना यह सबसे खराब कोयला होता है पीट आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर का यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा आपको 66 का H2SO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। इसमें नमक का स्रोत आपको हो जाएगा हैलाइट, हो जाएगा हैलाइट, हो जाएगा हैलाइट। देखिए बॉक्साइट जो है ना यह आपको हाइड्रेट हो जाता है, वैज्ञानिक नाम। आणविक सूत्र इसका हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O हो जाता है। और हैलाइट जो होता है ना देखिए NaCl इंटू 2H2O होता है, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आपको यूरिक एसिड पाया जाता है। देखिए मूत्र का एक सामान्य घटक यूरिक अम्ल होता है और प्यूरिन यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के विघटन का उत्पादन है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो इसमें होता है आपको बी हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइलेरिया सिस होता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं बुशेरिया मैलेसी और बुशेरिया ब्रेकोफाइट, दो फाइलेरिया परजीवी है जो फाइलेरिया रोग का कारण बनते हैं और यह उन अंगों की सूजन का कारण बनता है जिसमें वे कई वर्षों तक रहते हैं। आमतौर पर निचले अंगों के लसिका वाहिका प्रभावित हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए लसिका वाहिका में रुकावट आ जाती है जिसके परिणाम फलस्वरूप यहाँ पे तीव्र सूजन होती है और संक्रमित व्यक्ति के निचले अंग हाथी के पैरों की तरह दिखाई देते हैं और इसी कारण इसे हाथी पांव भी कहा जाता है। 70 को देख लेते हैं कि श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा आपको देखिए यहाँ संक्रमण से लड़ना हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। देखिए श्वेत रक्त कणिका अनियमित आकार की वह केंद्रक युक्त होती है और श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और आगे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका है और यहाँ दिया गया है ग्रेनुलोसाइट्स, यहाँ पे दिया गया है एक ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ पे देखिए कि इसके कोशिका द्रव में कण पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल होता है, यहाँ पे योसिनोफिल होता है और यहाँ पे बेसोफिल होता है। और इसमें इसके कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं, जैसे लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में एंजाइम मदद करता है। देखिए मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाती है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। लार में दो एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा ये भी धुंधला है आपको कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से में होता है, तो समान रूप से आपको छोटी आंत हो जाएगा, यहाँ पे छोटी आंत हो जाएगा, तो छोटी आंत में होती है। छोटी आंत जैसे कि छोटी आंत 3 भागों में विभक्त होती है और इसे ग्रसनी कहते हैं, अग्र क्षुद्रांत कहते हैं और क्षुद्रांत कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 73 को देखिए सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, देख लीजिए यहाँ पे कि 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है।
और यहाँ पे देख लीजिए इसका सूत्र हो जाता है कि C/5 बराबर F-32/9 हो जाता है। यह आपको सूत्र हो जाएगा इसका। और इस यहाँ पे देख लीजिए इस सूत्र के अनुसार निकाला गया है। तो यहाँ फ़ारेनहाइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में आपको हो जाएगा 98 पॉइंट यहाँ पे 42 F हो जाता है फ़ारेनहाइट। सबसे बड़ी धमनी नाम से जानी जाती है, तो सबसे बड़ी धमनी जो है आपको यहाँ देखिए महाधमनी एओर्टा से के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए कि महाधमनी बाएं नीले के शीर्ष पर शुरू होती है, जो हृदय की पेशी पंपिंग कक्ष है, और हृदय बाएं नीले से महाधमनी वाल्व के माध्यम से रक्त को महाधमनी में पंप करता है। 75 को देखिए कि केटला और राहु दृष्टांत है, तो यह आपको हो जाएगा कि फ्रेश वाटर फिश है। कतला और रेहू के बारे में कहा जा रहा है। देख लेते हैं मत्स्य वर्ग में आते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत मछलियाँ आती है जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है। ये अनियततापी जंतु है। इसमें श्वसन फ्लोम यानी गिल द्वारा होता है, और इसका शरीर धारा धारा रेखीय एवं बाह्य कंकाल शल्कों के रूप में होता है, और इसमें इसका हृदय द्विवेशमी होता है, और इसमें केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। ये जल में अंडे देने वाले कशेरुकी हैं। उदाहरण के लिए शार्क, रोहू, टारपीडो, कतला, समुद्री घोड़ा, मांगुर, सिंघी आदि। 76 में है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि CaOCl2 हो जाएगा। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का पाउडर होता है, जिसमें क्लोरीन की तेज गंध होती है। यह पानी में घुलनशील होती है। यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो यह हिंज ज्वाइंट हो जाएगा, हिंज ज्वाइंट हो जाएगा। और हिंज ज्वाइंट के बारे में देखते हैं। इस प्रकार की संधियों की अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे घुटने कोहनी घुटने की संधियां। आगे देखते हैं रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी है। यहाँ पे देखिए आप लोग को जगह हार्वे दिया है। यहाँ शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में होता है, और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। और रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसमें देखिए मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। और रक्तदाब मापने वाले यंत्र को देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे है कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ देख लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज पर यात्रा के दौरान मलय द्वीप समूह तथा अन्य स्थानों से एकत्र की गई सामग्री के आधार पर यहाँ पे हो गया कि 1859 ईस्वी में स्पेसीज की उद्गम नामक पुस्तक लिखा। और यहाँ देखिए डार्विन के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जैव विकास हुई तथा विकास मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है। आगे देखते हैं 80 को देखते हैं कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को प्रतिपादित किया, जिससे नेत्रहीन छात्र पढ़ना और लिखना सीख सके। ब्रेल प्रणाली में 63 बिंदु पैटर्न या वर्ण है। और आगे देख लेते हैं प्रत्येक वर्ण एक अक्षरों के संयोजन, एक सामान्य शब्द या एक व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित है।
आगे देखते हैं रोमन लिपि। रोमन लिपि लिखावट का वह तरीका है जिससे अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे जर्मनी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, और यहाँ पे देख लीजिए इशोमिसियाई है। आगे देख लेते हैं देवनागरी लिपि। देखिए देवनागरी लिपि ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। देवनागरी को अक्षरात्मक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वर्ण अक्षर हैं, स्वर भी और व्यंजन भी है। चलिए आगे देख लेते हैं काशी का। यहाँ पे देखिए ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये होता है आपको आयाम से होता है। आयाम ध्वनि की तरंग के आकार का एक मापक है। यह ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है जिसने तरंगों को शुरू किया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अधिक आयाम वाले तरंग में अधिक ऊर्जा और अधिक तीव्रता होती है, इसीलिए वे जोर से आवाज करते हैं। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंगों की तीव्रता को संदर्भित करता है। यह कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। 82 नंबर देखिए कि सिड्स क्या है। तो सिड्स क्या है? यह एक धातक मृत्यु रोग है। सिड्स धातक मृत्यु रोग है। और इसको आगे इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम सिड्स मौत पहले साल में बच्चे की अचानक अप्रत्याशित और अस्पष्टीकृत मौत है, जो आम तौर पर नींद में अज्ञात कारण से होती है। सिड्स सामान्यतः बच्चों को पहले 6 महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और यह 2 से 3 महीने की उम्र में चरम अवस्था में पहुंचती है। देखिए सिड्स हांगकांग में सामान्य नहीं है और प्रति 10,000 में से 1 से 3 बच्चे प्रभावित होते हैं इस रोग से। यहाँ पे देख लेते हैं पीत रस का कार्य क्या है। तो पीत रस का कार्य है कि वसा का अम्लीकरण करना, वसा का अम्लीकरण करना काम है पीत रस का। आगे देख लेते हैं पीत रस के बारे में। पीत रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में संचित रहता है। पीत रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है। पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और पीत रस में पित्तवर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डन आदि भी पाए जाते हैं। पीत रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकालेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, जिससे वसा का यहाँ पे अम्लीकरण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आगे के वसा में घुलनशील विटामिन आपको ए, डी, ई के होते हैं और जल में क्या होते हैं? BC होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह किस लिए लाया जाता है? तो यह रक्त चाप घटाने के लिए एटीनिल प्रयोग में लाया जाता है। देखिए एटिनोलोल एक बीटा अवरोधक है जो विशेष रूप से दिल पर काम करता है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा धुंधला है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 हो जाएगा। यूरेनियम 235 हो जाएगा इसका। फिर से पढ़ते हैं यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। तो यूरेनियम 235 है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी धुंधला थोड़ा सा आ गया है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है। तो यहाँ देखिए ट्रिपल एंटीजन जो है 3 रोग से बचाता है। यह आपको हो जाएगा देखिए कि काली खांसी हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा और डिप्थीरिया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन
डी आपको सही हो जाएगा। काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा धुंधला आ गया है तो इसको देख लीजिए, हम पढ़ देते हैं कि जेनेटिक्स कोड खोज किसने की, जेनेटिक कोड खोज किसने की, जेनेटिक कोड खोज किसने की, तो यहाँ देखिए हरगोविंद खुराना हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा कि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो यहाँ पे आपको घेंघा हो जाएगा, घेंघा हो जाएगा। और आप लोग को देखिए यहाँ पे अब 91 के बाद है आपको मैथ है, तो आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा आप लोग।